हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ बायो। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के बायो में चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। और इसमें से डिस्कस जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, है ना। तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो उसी बेस पे क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन का डिस्कस, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से, है ना। सॉल्व क्वेश्चन है कुछ। तो ये देखिएगा, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। कि देखिए क्या है ये, यही है कोशिका के बारे में ही, है ना, जो अभी तक लेसन में पढ़ाई हूँ उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कोशिका की खोज किसने और कैसे की, ठीक है। तो पहले भी बता चुकी, देखिए क्या है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा, है ना। सेल शब्द लैटिन शब्द है, देखिए, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो मैं स्वनिर्मित में यानी कि क्या देखा था इन्होंने, सबसे पहले कार्क की पतली पट्टी, है ना, पतली काटे कार्क में क्या किया था, पेंसिल से स्वनिर्मित और अपने ही बनाए पतली कार्क पर, कार्क यानी कि क्या है, टुकड़ा, है ना, ठीक है, स्वनिर्मित। और इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्याज की झिल्ली पे इन्होंने सर्च किया था, ठीक है। और ये अपने ही बनाए सूक्ष्म स्वनिर्मित, अपनी खुद की बनाए सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा था, है ना। और इस पे इन्होंने क्या पाया कि इनमें एक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है, कास्ट होते हैं, कास्ट नोट्स में भी मेरे मिलेंगे आपको। क्या प्रकोष्ठ कमरे जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे मालूम पड़ती। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने, इन कमरों को, ठीक है, क्या नाम दिया, कास्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, कोठरी। कास्ट कमरा वही कोठरी, ठीक है। कोशिका का सेल, कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। कोशिका को जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, देखिए, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है यहाँ पे कि एक कोशिका कोई भी होता है, शारीरिक संगठन जो आपका निर्माण करता है, कोशिकाओं द्वारा ही हमारा शरीर मिलकर बना होता है। चाहे बिना कोशिका के जंतु हो या पादप हो, सभी में कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। और ये इसीलिए क्या कहते हैं इनको, ये एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाओं को करने में क्या होती है, ये सक्षम होती है। सभी क्रियाएं, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, जो क्योंकि हमेशा सेल्स होती हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, है ना। कोशिकांग बहुत सारी चीज़ें पढ़े, सबका अलग अलग कार्य है ना। और चाहे जो भी जीव हैं जिनमें जान है, जो जीव हैं, ठीक है, वो सभी किससे बने, कोशिकाओं से ही बने होते हैं। कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग में आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, ठीक है। ये सभी क्या हैं, आपके कोशिकांग हैं जिसके कारण कोई कोशिका जो है वो जीवित रहती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। देखिए क्वेश्चन है, पृष्ठ संख्या आपके बुक में मिलेगी, आपको नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इसमें ही देख लीजिए, है ना। 68 पे क्या लिखा है कि कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड
अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं, है ना। किसके द्वारा जाते हैं? विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में, अब देखिए H2O का मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था, याद कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तथा बाहर किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं, है ना, क्योंकि उसमें अंदर बाहर की प्रक्रिया होती है। इस वजह से जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। देखिए क्या यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, कोशिका के बाहरी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कोई एक सेल्स है, एक बाउल ले लीजिए, है ना, उसमें आप सेल्स को डालिए, उसके ऊपर बाहरी, इस पर जब आप प्रेशर लगाएं, अंदर क्या होगा, जब बाहरी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा जो कम होती, तो वो क्या करती, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से क्या निकालती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालती है, क्योंकि उसमें दबाव होता है। ठीक है, इस वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है ना, और जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता बढ़ाता है ना। और क्या होता है, पानी का भीतर तथा बाहर जाना परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। भाई सांद्रता बाहर की ज़्यादा होगी, अंदर से कोई सामान कुछ क्या होगा, सिकुड़ेगा कोशिका, उस जिसकी वजह से बाहर आएंगे। ठीक है, जल के अणुओं की गति जब वर्ण पारगम्य झिल्ली, है ना, द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जूल्स की सांद्रता से उच्च जल की सांद्रता से क्या होते हैं, निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, ये देखिए, इससे आपको सारे क्वेश्चन नोट करने हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को देखिए क्यों कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है ना, सभी पदार्थों को नहीं, कुछ पदार्थों को क्या करती है ये, क्योंकि उसमें होल होते हैं ना, जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, सब बताया गया है आपको। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनको अंदर व बाहर आने जाने देती, सभी पदार्थों को नहीं, यहाँ अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। ठीक है, सभी को नहीं आने देगी, थोड़े थोड़े पदार्थों को आने देती है। ठीक है बेटा, बस इतना ही। अभी मैं इसको अभी सेंड कर दूँगी आपको वीडियो में, तो जो गया ही, उसके बाद मैं आपको इसको सेंड भी करूँगी, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना।